क्लास 9th के हम चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कम्प्लीटली हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो ये हमारा आज लास्ट है इसका डिस्कशन का। जितना भी हम इसे आज डिस्कस कर देंगे, ठीक है। हालांकि बहुत ही कॉन्सेप्टेबल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो कि आप यहाँ देखते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, डिस्कस कर चुके थे, और यहाँ से आपको डिस्कस करना शायद ज़रूरी है, तो वो मैं बात करता हूँ। यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं, उनमें जो हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे, उसको किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि किस तरीके से उसे मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र या फिर उसमें किस किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो करते हैं। जस्ट as we need food for development growth and well-being plants so required to nutrients for growth। यानी कि जैसे हमको ज़रूरत होती है डेवलपमेंट ग्रोथ की, इसी तरीके से पेड़ पौधों को यानी प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ के लिए। जैसे हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, ऐसे ही प्लांट को ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाई टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। यानी कि न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाई टू प्लांट, यानी कि जो प्लांट को सप्लाई होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो किसके द्वारा होते हैं? एयर द्वारा, वाटर द्वारा और सॉइल द्वारा। ठीक है, ओके। उसके बाद देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर इनिशियली टू प्लांट्स, यानी कि 16 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसको? प्लांट की। एयर सप्लाइड कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो एयर है वो सप्लाई करती है क्या? कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन किससे आता है? वाटर से। एंड सॉइल सप्लाई, जो मिट्टी है हमारी वो सप्लाई करती है 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। यानी टोटल 16 की ज़रूरत होती है, 3 वहाँ से आ जाते हैं, और 13 की और हमारी रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी सॉइल से आते हैं। उसके बाद लिखा है 6 आर रिक्वायर्ड टू लार्ज क्वांटिटी एंड देयर आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब 6 जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड अदर 7 न्यूट्रिएंट्स आर यूज बाय प्लांट इन द स्मॉल क्वांटिटी एंड देयरफॉर कॉल्ड ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, उनको मैक्रो, और जिनकी बहुत कम ज़रूरत होती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। लेकिन टेबल में हमको कुछ दिया हुआ है, तो टेबल देखते हैं। हमारी ये टेबल है, और इसमें हमको दिया हुआ है कि जो एयर है कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और हमारी जो सॉइल, ये तो हमारे एयर से मिलते हैं हमको, ये वाटर से मिलते हैं। और जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और जो माइक्रो हैं वो है आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर एंड क्या है ये, मालीबेडिनम। ठीक है भाई, अभी ये तो ये लिख रहा है मालीबेडिनम, ठीक है। और उसके बाद है हमारी क्लोरीन। तो ये हमारे क्या है? माइक्रो है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस बात को समझाया हुआ है कि जो हमें इसके लिए इनको जो कमी पड़ती है, जिन न्यूट्रिएंट्स की हमको कमी पड़ती है, उनको हम क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र या मैन्योर तरीके से उनको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि हम यहाँ मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, मैन्योर का मतलब होता है खाद। ठीक है, ठीक है। ऐसे तो खाते ही हैं दोनों एक तरीके से, अगर तुम इसे साधारण भाषा में समझना चाह रहे हो। एक जो होता है मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। यानी कि जो हमारा मैन्योर है उसमें जो है कार्बनिक जो हमारे क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये क्या करता है, थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में समझते हो तुम कि अपने घर के ही चीज़ों से बना हुआ है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? आल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ही कम मात्रा में कार्बन्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स को हमें दे पाता है। मैन्योर इज द प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोज्ड बाय द एनिमल एक्सट्रैक्टर एंड प्लांट वेस्ट। ये हमारे जो एनिमल का जो एक्सट्रैक्ट है और जो प्लांट का जो वेस्ट है उससे हमें डीकम्पोज्ड करके ये हमको बनाया जाता है। मैं थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपको समझता है। जो हमारे यहाँ, अगर आप लोग खेती से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो हम गाँव में खाद बनाते हैं, जो गोबर इकट्ठा कर लेते हैं, कह सकते हो ना आप उसको,
वो उसकी बात कर रहे हैं। और जो सेकंड है हमारा, ये उसके बारे में थोड़ा सा है कि ये क्या है। हालांकि वो थोड़ा कम तो वर्क करता है लेकिन वैसे बहुत अच्छा होता है, नेचुरली होता है, उसमें कुछ ज़्यादा अगर उससे खेती करते हैं तो वो अच्छी होती है खाने के लिए। दूसरा है हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के बारे में क्या है तो ये भी एक तरीके का मतलब खाद ही। तो ये है क्या, इसको हम वैसे उर्वरक बोलते हैं, ठीक है। मैन्योर को क्या बोलते हैं, खाद, और फर्टिलाइज़र को हम क्या बोलते हैं, उर्वरक। फर्टिलाइज़र इज द केमिकली प्रोडक्ट प्लांट्स न्यूट्रंट्स। ये क्या करता है, वो तो है एक तरीके का ऑर्गेनिक, ठीक है, और ये है हमारा क्या, केमिकली। वो ऑर्गेनिक है और ये केमिकली है। तो फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन वे इसमें आप देख पा रहे होगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर जो है ये क्या करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को हमको पेड़ पौधों को देता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है दे आर यूज इज इंश्योर गुड वेरिटम, एक मिनट, हाँ, ये कहना चाह रहा है कि इससे ना बहुत ही गुड वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। समझ रहे, इससे क्या होती है, बहुत ही अच्छी ज़्यादा ग्रोथ होती है। जो हमारी लीव्स हैं, जो इन सबको क्या है, ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। उसके बाद फर्टिलाइजर आर आल्सो फैक्टर टू हाइजर यील्ड टू हाई कॉस्ट फार्मिंग। फर्टिलाइजर आर ए फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ द कॉस्ट फार्मिंग। तो इससे क्या है, लेकिन ये ना थोड़े महंगे पड़ते हैं। फैक्टर इज द हायर यील्ड, यानी कि जो कीमत है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से, यानी कि इकोनॉमिकल, यानी कि पैसों से थोड़े ये क्या पड़ते हैं, हमको महंगे पड़ते हैं। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म इन द प्रॉपर डस्ट, ठीक है। ये कह रहा है यानी कि इनको ना बड़े ध्यान से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको लगा दो तुम, इसके लिए थोड़ी प्रॉपर केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, ठीक है। टाइम इज ऑब्जर्विंग पर एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर द कंप्लीट यूटिलेशन। तो इसके लिए क्या है, इसको एक कंप्लीट, इसका एक कंप्लीट टाइप से होता है कि ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर टाइमिंग से, प्रॉपर यूज़ से, प्रॉपर क्वांटिटी से, प्रॉपर इसके जो बचाव करके इस तरीके से लगाया जाता। अब लेकिन जो हमारा मैन्योर है उसमें अगर हम थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं। मैं थोड़ा सा एक बार इसको ऊपर से नीचे तक आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जो हमारा मैन्योर है वो हमारे बिजनेस के रूप से ये एक तरीके की बहुत ज़्यादा कामयाब है, और इनमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलती है, और इससे हमारी अच्छी जो कह सकते हैं उपयोगिता के लिए, यानी कि हेल्पफुल होते हैं, जिससे हमारी लीव्स और ये फ्लावर्स ये बहुत ज़्यादा इस तरीके स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। हालांकि अधिक क्या बोलते हैं उसको, इनकम के लिए, अधिक हमारी फसल को उत्पादन मिले, हमको अधिक चीज़ें मिलें, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हालांकि थोड़े इकोनॉमिकल महंगे होते हैं और इनको बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए और इनका सदुपयोग करना चाहिए। कैसे, जैसे मैं आपको एक इसका गलत उपयोग बता रहा हूँ। एक तो अधिक से ज़्यादा इसको नहीं लगाना चाहिए, वरना तो जो हमारा बाद में जाकर जो प्रोडक्ट मिलता है हमको, उसमें भी उसके नुकसान हमको देखने को मिलते हैं। तो फिर हम उसे खाते हैं तो भी हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। और कुछ लोग बाग जो दूध है ना, उसमें यूरिया यूरिया समझते हो ना, तो वो उसको मिला देते हैं। उससे क्या होता है, उसका सैंपल ग्रेड हो जाता है, लेकिन ये गलत तो है ही। तो इस तरीके का उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। इसकी खुराक, यानी कि इसके जो लिमिटेशन में देनी चाहिए, ठीक है, और उचित समय पे देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे डायरेक्ट देने लगो, और बहुत सारी सावधानी इसमें अपनानी चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी इसे उर्वरक को, यहाँ पे नीचे लिख रहा है कि मैं बता रहा हूँ आपको, कभी कभी इसे सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं, तो उससे पूरा का पूरा क्या यूज़ उसका नहीं हो पाता है, और इससे क्या है, सॉइल पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके की ये यहाँ पे बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। थोड़ा हम आगे चलते हैं। ये थे एक बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इरिगेशन की। इरिगेशन आप समझते हो, इसको कहते हैं सिंचाई। तो यहाँ पे लिख रहा है, मोस्ट एग्रीकल्चर इन द इंडिया इज द रेन फीड दैट इज द सक्सेस ऑफ क्रॉप इज द मोस्ट एरियाज डिपेंड ऑन टाइमली मानसून एंड सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। यानी मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया का क्या है, रेन यानी वर्षा पर आधारित है। द सक्सेस ऑफ क्रॉप यानी कि जो फसल की जो सक्सेस है वो मोस्ट एरियाज डिपेंडेंट, ज़्यादातर एरिया पे डिपेंड करती है किस पे, द टाइमली मानसून, यानी कि मानसून के ऊपर उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। द सफिशेंट रेनफॉल, अगर उसमें अच्छी बारिश होती है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, और उसमें गलत होती है तो बहुत ही बेकार हो जाते हैं, ठीक है। हैंस पुअर मानसून क्रॉस क्रॉप इज द फेलियर। अगर अच्छे मानसून होंगे तो वो बहुत अच्छी होगी, और अगर मानसून नहीं होंगे तो हमारा क्रॉप क्या होगा, बुरी तरीके से फेल हो जाएगा।
अगर यहाँ पे लिख रहा है इंश्योरिंग दैट द क्रॉप गेट वाटर एट द रेन स्टेज ड्यूरिंग द ग्रोथिंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेंडेड yield ऑफ एनी क्रॉप। यानी कि अगर हम ये इंश्योर करें कि जिनको सिंचाई की ज़रूरत है, मतलब जिनको पानी की ज़रूरत है, अगर वो उस टाइम पे मिले उनको, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा तरीके से हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है वो हमें बहुत अच्छे से ग्रो करके देगी और बहुत सारे हमको जो हमारी जो किस तरीके की जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे हमारा देश डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप क्रॉपिंग पैटर्न देख सकते हो। देखो क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है, वैसे तो ये बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। क्रॉपिंग एक पैटर्न है बेटा, कि जिस तरीके से हम एक बार जो चीज़ हमने क्रॉप लगाई है उसके बाद दूसरी कौन सी लगा सकते हैं, या फिर दो एक साथ मिक्स करके कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव इन मैक्सिमम बेनिफिट्स। यानी कि हम डिफरेंट अलग अलग वे हैं हमारे ग्रोथ करने के क्रॉप को, और हम एक मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए मिक्स क्रॉपिंग भी लगाते हैं। हाँ, हालांकि मिक्स क्रॉपिंग है लेकिन बहुत कम है, हमारी तरफ तो बहुत ही कम होती है। हालांकि बस ईख में और थोड़ा गेहूँ बो लेते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, वो भी एक बार बो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कुछ कुछ बो लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी कामयाब ज़्यादा है नहीं। तो मिक्स क्रॉपिंग इज़ द ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप स्मूथनेस द सेम पीस ऑफ द लैंड ऑफ एग्जाम्पल वीट प्लस ग्राम। ठीक है, यानी कि इन दोनों ने इसको आप एक साथ बो सकते हो कि अब चना कहते हैं इसको, गेहूँ और चना। हालांकि हम चने मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड, ये सरसों होती है। हालांकि सरसों को बहुत कली से आजकल लोग बात तोड़ देते हैं, लेकिन एक मजाक वाली बात है, लेकिन हम बोल सकते हैं वीट एंड मस्टर्ड ऑफ ग्राउंड नट ऑफ सनफ्लावर, यानी कि मूंगफली और सूर्यमुखी। दीज रिड्यूस रिक्स गिवन सम इंश्योर द अगेंस्ट द फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, ये होगी इनसे आगे के जो इंश्योरेंस होता है, सॉरी ये कहना चाह रहा है कि जो मिक्स क्रॉपिंग है उसको हम दो या दो से ज़्यादा स्मूथनेसली यानी आराम से कर सकते हैं एक ही खेत पे, जैसे कि वीट और ग्राम, वीट और मस्टर्ड, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर। दे रिड्यूस रिक्स, इससे क्या है, रिक्स कम हो जाता है कि एंड सम गिवन सम इंश्योर अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। अगर एक फेल हो भी गई तो दूसरे से में क्या इंश्योर होते हैं कि हाँ भाई दूसरा तो कम से कम इनकम दे देगी। मान लो गेहूँ नहीं हुए तो हमारी सरसों हो जाएगी, और सूरजमुखी न हुआ तो हमारा, सॉरी सनफ्लावर न हुआ तो हमारा मूंगफली हो जाएगी। इस तरीके का हमारा रिस्क कम हो जाता है, इसको बोलते हैं हम क्रॉप पैटर्न। ठीक है, हालांकि इसके बारे में और भी है। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, हालांकि मैंने स्टोर ऑफ ग्रेन्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि ये बेसिक सी बात है, आप एक बार पढ़ लें, नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लें। एनिमल हस्बेंड्री बहुत आसान सी बात है, हालांकि कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल लाइफ स्टॉक। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एक क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है पशुपालन का। ठीक है, एनिमल लाइफ स्टॉक का। इट्स इंक्लूडिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स सच ए फीडिंग, यानी इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे फीडिंग है, ब्रीडिंग है एंड डिसीज़ कंट्रोल। ठीक है, यानी कि भोजन, प्रजनन और बीमारियों पे नियंत्रण करना। ठीक है, तो एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूडिंग द कैटल, गॉट्स, शिप्स, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो इसमें बहुत सारे क्या हुए, जानवर, ठीक है, पशु आते हैं। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड द लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज द डिमांड्स फॉर मिल्क्स, एग, मीट एंड आल्सो गिवन अप। यानी कि वो डिमांड के ऊपर निर्भर है कि हम उसकी पॉपुलेशन को किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, जैसे दूध के लिए, अंडे के लिए, जिस तरीके। आल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट द लाइफ स्टॉक इज बॉट ए न्यू लिमिटेशन ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग। दिस लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन नीड टू बी द इम्प्रूव। यानी कि ये, तो इसका एक मैं पूरा सार बता देता हूँ, ये देख लीजिए। जैसे जो एनिमल हस्बेंड्री है वो मैं उस बिल्कुल सीधे लैंग्वेज में बताता हूँ। जो एनिमल हस्बेंड्री है वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसमें बहुत वेरियस वर्क होते हैं, जैसे ब्रीडिंग, डिसीजिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग और डिसीज़ कंट्रोल, बहुत सारे फार्मिंग के। तो यहाँ पे गॉट, सी और ये दुनिया भर के हम इसको पशुपालन करते हैं। तो जो बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मिल्क और तुम्हारे एग्स, मीट की बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी ज़रूरत भी, डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड फॉर मिल्क, एग एंड मीट, है नहीं। तो लेकिन क्या है कि आल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस, यानी कि एक अवेयरनेस जो जगी है किसके, टू नीड टू ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द लाइफ स्टॉक। देखिए ना, जैसे कि हम लोग बात कोशिश करते हैं कि कोई मीट ना खाए। ठीक है, तो अगर मीट नहीं खाएंगे तो उससे, मतलब खाना भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ उस बात को लेके, लेकिन कुल मिला के उससे ना काफ़ी परेशानी आ रही है। लेकिन कि उसे कोई काटने नहीं देगा तो वो मीट की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी।
तो इसमें थोड़ी जागरूकता लाने की ज़रूरत है और इसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद नीचे लिख रहा है कैटल फार्मिंग, यानी कि पशु की कृषि। हमने बहुत सारी इसमें बहुत सारी गाय भैंस के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा, प्लीज़ आप पढ़ लेना। ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इसका, हालांकि मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे लगा कि शायद ये आप पढ़ लोगे। अगर कोई फिजिक्स विजिक्स वाला चैप्टर होगा तो मैं इसे कवर कर देता भाई। ठीक है, तो आप ये एक बार पढ़ लें, अगर कोई दिक्कत आए आपको तो आप मुझसे कह सकते हैं। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो गया और मैंने शायद इसके क्या बोला नोट्स भेज दिए हैं, अगर नहीं भेजे हैं तो आप मुझसे कह देना, मैं कर लूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। ओके।